हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम अपना बायोलॉजी का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ब्रांचेस के बारे में स्टडी किया था, तो ब्रांचेस को हम लोगों ने आगे फर्दर उन देखना है कि जो रह गई थी हमने उनको अपने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक ब्रांच आ जाती है। इसको हम लोग क्या नाम देते होते हैं? फिजियोलॉजी है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पर अब मैं अगर चल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे चलने से मेरे ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, मेरा स्टमक फंक्शन कर रहा है, स्टमक डाइजेशन परफॉर्म कर रहा है, हार्ट ब्लड की ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसके अलावा लंग्स हैं वो सांस लेने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये जो इनका फंक्शन होता है, इनके इस फंक्शन को हम लोगों ने फिजियोलॉजी के अंदर क्या करना होता है? स्टडी करना होता है। उसके अलावा बच्चों, हम लोगों ने इसके अंदर ये बताना है कि एक माइनर लेवल पर भी हम लोग इसको देखते हैं कि जब सेल्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक सेल एक्टोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस कर रहा है, या एक सेल क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवा रहा है, तो वो सेल के अंदर भी हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को भी फिजियोलॉजी के अंदर बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल पुटअप कर दी है कि जब हम लोग बायोलॉजी की फिजियोलॉजी के बारे में इसकी डेफिनेशन कर रहे होते हैं, तो इसकी एग्जांपल में आप लोगों ने फिजियोलॉजी के बारे में बता देना है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट आ जाती है ब्रांच बायोलॉजी की, वो ये है जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में हम लोगों ने क्या करना है? जीन्स की स्टडी करनी है। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स हमारे सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, विरासत की इकाइयाँ इनको कहते होते हैं, जो खसूसियात को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने में हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है, अब यही जो जीन्स हैं, इन्हीं जीन्स का विरासत में क्या किरदार है, इनहेरिटेंस में इनका क्या रोल है, उनको हम लोगों ने जेनेटिक्स में क्या करना होता है? स्टडी करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मिसाल के तौर पर अब इनहेरिटेंस है, ये हमें नहीं पता इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस को कहते हैं कि ये कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होते हैं? मुंतकिल होते हैं। आप कह लो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये क्या हो रही होती हैं? खसूसियात ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। एग्जाम्पल में पेरेंट्स से जो इनहेरिट हम करते हैं अपना आई कलर, कुछ बच्चों का जो आँखों का कलर होता है उनके पेरेंट्स से मिल रहा है, कुछ के बालों का कलर जो होता है वो उनके पेरेंट्स से मिल रहा होता है। ये खसूसियात होती हैं। उसके अलावा हम लोग इस चीज़ की भी अगर डिस्कशन करें कि मेरी हाइट है, ये भी खसूसियात जो है ना, ये मुझे अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हुई है। ठीक है, उसके अलावा इंटेलिजेंस है, ये भी एक इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है? जेनेटिक्स के बारे में बता देना है। ये हमारा जेनेटिक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग स्टडी कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? वर्ड निकला है एम्ब्रियो से। ठीक है, एम्ब्रियो क्या होता है और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्ब्रियो, और स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता होता है। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। स्पर्म और एग सेल्स जब आपस में कंपाइल होते हैं, जब ये मिलते हैं, जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, इनकी फ्यूजन होती है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ बना देते हैं? जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, अब यही जाइगोट जब फर्दर डेवलपमेंट करता है, फर्दर माइटोसिस करता है, तो ये चेंज हो जाता है इनटू एम्ब्रियो, और यही एम्ब्रियो आगे एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसी एम्ब्रियो की सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो हम लोग किस में करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। उसके अलावा इस एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट से मुराद के एक एम्ब्रियो फर्दर माइटोसिस करता जा रहा है। उसकी माइटोसिस करने से उसके अंदर एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो रहे हैं, 2 4 बना देते हैं, 4 आगे 8 में, इससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो वो जो डेवलपमेंट होती है वो भी हम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर क्या करनी होती है? स्टडी करनी होती है। उसके बाद हमारे पास है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको आप लोगों ने इनकी क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन किसके अंदर करेंगे? ग्रुप्स के अंदर करेंगे, और इनकी सब ग्रुप्स के अंदर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन करनी होती है। अब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स, सबसे बड़े ग्रुप्स होते हैं और उसके बाद छोटे सब ग्रुप्स होते हैं, उनकी जो स्टडी है वो हम लोगों ने टेक्सोनोमी में करनी होती है। अब बेसिकली टेक्सोनोमी की ये डेफिनेशन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, वो हम लोगों ने इस टेक्सोनोमी के अंदर बतानी होती है। और साथ ही हमने इन ऑर्गेनिजम्स की
को क्या करना होता है, इनके साइंटिफिक नेम देने होते हैं। मैं अगर इसकी एग्जांपल्स पुट करूं यहाँ पे तो हमारे पास आ जाता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, या फिर आप लोग अपने हिसाब से लिख लें होमो सिपियंस। इसमें आप लोगों ने इसके रूल्स भी पढ़ने होंगे चैप्टर 3 के अंदर कि कैसे हम लोग एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम किस तरीके से लिख रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को कहते होते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली रिमेन्स होते हैं डेड एनिमल्स और प्लांट्स के, ऐसे जानदार या ऐसे जानवर या ऐसे पौधे जो हज़ारों साल पहले मर गए, ख़त्म हो गए, उसके बाद इनकी लेयरिंग होती गई, आहिस्ता आहिस्ता इनकी डीकम्पोजिशन होती गई और फिर ये चेंज हो गए इनटू फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स बेसिकली इन जानदारों की हड्डियाँ होती हैं, इनकी बाकियात होती हैं, लेकिन यही जानदार जब क्या करते हैं, इनकी डीकम्पोजिशन होती है, इनकी बोन्स की, लकड़ी की, तो वो कोयला बना देते हैं, कोई पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है, कोई नेचुरल गैस में कन्वर्ट्स हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। अब एग्जांपल में मैंने डायनासोर्स की एग्जांपल लिखी हुई है, तो आप लोग अक्सर डायनासोर्स की मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो वो जानदार एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी उनके कुछ आसार मिले हैं, उनकी हड्डियाँ, उनसे डीएनए निकाला जा रहा है, उनसे इन फ्यूचर क्वेश्चन भी ये की जा रही है कि उनके डीएनए से क्या किया जा सके, नए डायनासोर्स क्या किए जा सके, क्रिएट किए जा सके। लेकिन यही जब डायनासोर्स मर गए तो ये कन्वर्ट हो गए फॉसिल्स के अंदर, और यही फॉसिल्स आगे हमारे पास फ्यूल बना देते हैं, उनको हम लोग नाम देते होते हैं फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते होते हैं हम लोग, ठीक है। अब वो फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास नेचुरल गैस आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है पेट्रोलियम आप लोग इसको कहते होते हो। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पैलियोंटोलॉजी के अंदर स्टडी करनी होती हैं। बेसिकली इन चीज़ों को, फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ दें तो आप लोग डेड प्लांट्स और एनिमल्स की जो रिमेन्स होती हैं उनकी स्टडी आप लोगों ने पैलियोंटोलॉजी में करनी। आगे आ जाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में एक ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है, उसका रिलेशन बताना है कि इन्वायरमेंट के साथ उसका रिलेशन क्या है। सर्दी आती है तो हमें पता है कि हमने अपने कपड़े चेंज करने हैं, सर्दियों में क्या करना होता है, लिहाफ ओढ़ने होते हैं, गर्म कपड़े पहने होते हैं। अब ये इन्वायरमेंट के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को रिलेट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट के साथ हमारा ये जो रिलेशन है, ये बेसिकली क्या कहलाता होता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता होता है। आप लोग इकोलॉजी के बारे में, इसको हम लोग इकोलॉजी का भी नाम देते होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इकोसिस्टम्स के बारे में भी पढ़ते हैं। उसके अलावा हम लोग बायोटिक कंपोनेंट की भी स्टडी करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो लिविंग फैक्टर्स कहते होते हैं या लिविंग कंपोनेंट कहते होते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं इनको नॉन लिविंग फैक्टर्स या नॉन लिविंग कंपोनेंट कहते होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वो है सोशियोबायोलॉजी। ये कुछ एनिमल्स आ जाते हैं, वो एनिमल्स के बारे में, जो एनिमल्स आपस में इकट्ठे रहते हैं, सोसाइटीज़ बना के रह रहे होते हैं, उसकी स्टडी हम लोग सोशियोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। सोसाइटी से वर्ड निकला सोशियो, तो आप लोगों ने इसके बारे में, ह्यूमंस है, अब इंसान आपको पता है मोहल्ले बना के रह रहे हैं, शहर बना के रह रहे हैं, तो वो एक सोसाइटी है। तो सोसाइटी में इकट्ठे जब रह रहे हैं तो इनकी जो स्टडी होती है इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसको हम लोग सोशियोबायोलॉजी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारी ब्रांच जो है वो है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में आप लोगों ने बताना है कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की जो स्टडी होती है उसको पैरासाइटोलॉजी कहते होते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स हमारे पास वो जानदार होते हैं जो कि अपने होस्ट से क्या करते हैं, खुराक लेते हैं, उनसे जगह लेते हैं और बदले में उनको क्या कर देते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने हेड लाइसिस की एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। जुएँ आप लोगों के सर में होती हैं, ये जुएँ क्या करती हैं, आप लोगों से फूड भी ले रही होती है और बदले में आप लोग उनको शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। मॉस्किटो भी इसमें आ जाता होता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं। इसकी जगह पे बेस्ट ये रहेगा हमारे पास प्लाज्मोडियम, ये भी एज अ पैरासाइट के तौर पर रहता है बॉडी के अंदर। चलें नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, सॉरी ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना होता है। उन ऑर्गेनिज्म से हमने अपनी मर्ज़ी के यूज़फुल सब्सटेंसेस लेने होते हैं ताकि उससे ह्यूमैनिटी को फ़ायदे पहुँचें, ठीक है। एक मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों ने चीज़ की प्रिपरेशन करवानी होती है, हम लोगों ने अल्कोहल वगैरह भी बनानी होती है। उसके अलावा फर्दर और डिफरेंट कंपाउंड्स भी होते हैं जो कि हम लोगों ने इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए प्रिपेयर करवाने होते हैं। बैक्टीरिया को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पर इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है। अब इंसानियत के लिए और भी बड़े फ़ायदे हैं भाई। आप लोगों ने इंसुलिन का तो सुना होगा,
ठीक है। अब इंसुलिन जो है ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, इसको भी हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए प्रिपेयर करवाना होता है। और आपको पता है शुगर के पेशेंट हमारे इस पाकिस्तान के अंदर ही क्या पूरी दुनिया में मौजूद है, सभी इसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो इंसुलिन है ये बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए क्या की गई, प्रिपेयर करवाई गई। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी में आप लोगों ने बताना, इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, लॉजी का मतलब स्टडी होता है, और स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम क्या कहलाएगा, इम्यूनोलॉजी कहलाएगा। ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहा होता है, डिफेंसिंग लाइन के तौर पर काम करता है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर हार्मफुल केमिकल्स जब एंटर होते हैं ना, उनको ख़त्म करने का काम कर रहा होता है। जैसे पाकिस्तान की जो डिफेंडिंग लाइन है, आर्मी है, तो वो बाहर से फ़ौरन कोई भी एजेंट आता है तो उसे हमें पाकिस्तानियों को महफूज रखने में काम कर रही होती है। सेम एज इट इज़ हमारे जिस्म के अंदर हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो पहले ही ऑलरेडी हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी नुकसान पहुंचाने वाले जानदार जब जिस्म में एंटर होते हैं ना, तो क्या होता है, ये वाइट ब्लड सेल्स उनको ख़त्म कर देते हैं और हमें क्या होता है, मुतल्लिका बीमारी से जान छूट जाती है हमारी। एंटोमोलॉजी कहते होते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को। अब इंसेक्ट से मुराद आप लोग चूंटियाँ कर लो, बीज कर लो, मक्खियाँ हैं, शहद की मक्खियाँ हैं, इन सभी की जो स्टडी होती है वो सारी एंटोमोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोगों ने ड्रग्स के इफ़ेक्ट को पढ़ना है लिविंग थिंग्स के ऊपर। लिविंग थिंग्स के ऊपर दो तरह के इफेक्ट है, जानवरों के हम लोग या इंसानों की बात कर लेते हैं। दो तरह की ड्रग्स हमारे पास होती हैं, एक होती है फार्मास्यूटिकल ड्रग होती है, एक हमारे पास होती है एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं। अब इफ़ेक्ट ड्रग्स का ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या होता है, ह्यूमंस के अगर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, तो जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो होती हैं हम लोगों ने इनको बीमारियों के इलाज के लिए क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। पैनाडोल है, पैरासीटामोल जो कि उसका साल्ट, उसके अलावा आप लोग एमोप्राजोल वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके अलावा एडिक्टिव ड्रग जो होती हैं हमारे पास, वो नशावर अद्वियात में आती है कि उनको एक दफ़ा बंदा ले ले तो उसका वो आदी हो जाता है। अब इसका मतलब ये जो नारकोटिक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उन नारकोटिक्स के लेने से एक सेहतमंद बंदा क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। मतलब ये हुआ ड्रग्स का इफ़ेक्ट ये होगा कि अगर कोई बंदा मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं तो उस मेडिसिन के लेने से वो सेहतयाब होगा या वो बीमार होगा, वो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोगों ने फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ना होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ आई होगी इस ब्रांचेस की। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।